नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। मध्यकालीन भारत 7th की एनसीईआरटी जो है उससे जुड़े हुए सारे एमसीक्यू हम लोग करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बेहतरीन एमसीक्यू होगा। आपका कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा मैं, उसकी चिंता मत कीजिएगा। और एक मैम को मैंने पकड़ा है, वो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर देंगे हम लोग कल। मैं उनसे बोलूँगा, रिक्वेस्ट किया है मैंने, तो कल परसों से आपको, कल से ही उम्मीद करता हूँ, कल से ही आपको मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू कोई और करवाएंगे इसी चैनल पर। लेकिन क्वालिटी आपको वही मिलेगी, क्योंकि अकेले मैं कितने सारे वीडियो बनाऊंगा। फिर मुझे आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस भी सुबह सुबह देना होता है। उसके अलावा फिर मैं करंट और जो जीएस के कुछ टॉपिक है वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। बिहार स्पेशल का भी पीटी और मेंस के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, और एमसीक्यू तो आपको अलग अलग लोग करवा देंगे इसी चैनल पर। लेकिन आप चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारे कंटेंट आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में। एग्ज़ाम से पहले बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर, तो नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एमसीक्यू नहीं लगाते हैं। और इसका वीडियो कहाँ पर मिलता है, तो हिस्ट्री एनसीईआरटी एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको इसको वीडियो मिल जाएगा। और कल या परसों में मैं एक दिन बाद करके इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। ओके, शुरू करते हैं पहले सवाल से कि मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था किसके लिए। गाँव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यह शब्द प्रयुक्त करते थे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल वन सही है। बाहरी आदमी को विदेशी बोला जाता था। गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे को विदेशी कभी नहीं बोलते थे, और मध्यकाल से ही ये चीज़ें ज़्यादा मजबूत होने लग गई थी। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, गांव में तो पहले भी लोग बोलते थे कि कहाँ रहता है आपका बेटा, तो बोलते थे परदेश में रहता है ना, दूसरे देश में रहता है। देश का मतलब यहाँ पर क्या होता था, उस इलाके उस जगह से बाहर रहता है। मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ये एनसीईआरटी फैक्ट है, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी एवं फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। किंतु एक ही गाँव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगला सवाल क्या है कि मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल थे। देखिए, क्षत्रिय मिलते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चार जातिगत प्रणालियाँ मिलती हैं प्राचीन भारत इतिहास में। लेकिन क्षत्रिय शब्द धीरे धीरे भारत की राजनीति से गायब हो जाता है, इतिहास से गायब हो जाता है, और राजपूत शब्द आगे आ जाता है। तो राजपूत शब्द कहाँ से आया, तो दरअसल जो राज करने वाले लोग थे, जिन्होंने अलग अलग समय पर शासन किया, उनको राजपूत कहा गया। अब ये राजपूत जो मध्यकालीन भारत या उससे पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल देखते हैं मुख्यतः आप लोग, 750 ईस्वी से लेकर लगभग 1100 ईस्वी तक का, तो उसमें पता है क्या होता है, अलग अलग प्रजातियां मिक्स हो गई भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से। जैसे हुन आए बाहर से, शक आए, पहलव आए, उसके बाद जो आप पढ़ते हिंदी यूनानी आए, ये सब मिक्स हो गए। तो एक मिक्सर जाति के रूप में फिर बाद में जाकर राजपूत का उदय होता है। लेकिन ये राजपूतों के उदय के बारे में भी अलग अलग अवधारणा है। जैसे जो चंद्रबरदाई हैं, वो अपने पृथ्वीराज रासों में क्या लिखते हैं कि माउंट आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया, जिसके द्वारा यज्ञ से 4 अलग अलग राजपूत जातियों का जन्म हुआ। परमार, गहरवाल, ऐसे ही करके 4 अलग अलग जातियों का जन्म हुआ। तो ये किंवदंती है कि यज्ञ से किसी का जन्म कैसे हो सकता है, लेकिन अलग अलग थ्योरी है राजपूत जाति को लेकर। तो पूछा कि उनमें कौन कौन से समूह शामिल होते थे, तो देखिए उसमें सामंत, सैनिक, सेनापति तीनों ही शामिल होते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। वीडियो को अंत तक दिखेंगे, मैं काफ़ी सारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको, जिससे आपको आसानी हो याद करने में। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं को उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे। पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। आज मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। राजस्थान के कुछ जनजाति कुछ ऐसे हैं राजस्थान के, जो खुद को एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, लेकिन वो राजपूत कहते हैं खुद को। सोचिए क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष शुरू हुआ, तो महाराणा प्रताप जी को मेवाड़ छोड़कर जाकर जंगलों में रहना पड़ा था कुछ दिन, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। महाराणा प्रताप इसीलिए जाने जाते हैं। युद्ध बहुत छोटी सी चीज़ थी, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत छोटा सा था, उसमें हारे जीते वो अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। तो वो जाके जंगल में रहे, और किन के बीच में रहे, तो जनजातियों के बीच में रहे। जनजातियों की फौज भी बनाई, इनको एक किया, फिर से खुद को एक करके फिर से आक्रमण किया था अकबर पर। तो ये जो जनजाति थे, इनको महाराणा
महाराणा जी ने जब ट्रेन किया, उनको आर्मी के रूप में ट्रेन कर दिया, मार्शल कम्युनिटी उनको बना दिया, तो इन्होंने भी खुद को राजपूत कहना शुरू कर दिया था। ये आज ही आपको पता चला होगा। मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो ये सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। रहट विधि का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था, ये तो आपको पता ही होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। मिन्हाज सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासी की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया है। बाबर की बुक का क्या नाम है? बाबर नाम है, तुजुक बाबरी जिसको कहते हैं, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तुर्की भाषा में, कौन सी भाषा? तुर्की भाषा में लिखी गई पुस्तक है, और ये बाबर ने खुद ही लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2 सही है। मिन्हाजुस सिराज में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका आशय देखिए क्या है यहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच स्थित इलाकों से था। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं, मध्यकाल में हिंदुस्तान शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता था, आज ही आपको ये भी पता चलेगा। मुख्य रूप से उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, इसी को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदुस्तान, इस पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा किसने किया था? तो शेर शाह सूरी। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना होता है उसने संपूर्ण भारत पर कब्जा किया, उसने उत्तर भारत के उत्तरी मैदान पर कब्जा किया। इसको हिंदुस्तान शब्द कहा गया है बहुत सारे फारसी राइटरों के द्वारा। और आर्यावर्त भी इसी के लिए प्रयोग किया जाता था, आर्यों का निवास स्थान आर्यावर्त। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नस्तलिक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि सिक्त लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी अरबी की जानकारी के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था। क्या है कि जानकारों के लिए नस्तलिक लिपि को पढ़ना आसान नहीं था, तो इसमें केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत दिया हुआ है। क्या है कि नस्तलिक लिपि बाईं ओर और में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारियों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक संक्षिप्त, सघन और कठिन तरीके से लिखा जाता है, तो ये उनके लिए पढ़ना कठिन होता था। नए राजा और उनके राज्य। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे? राष्ट्रकूट शासक की बात हो, किनके सामंत थे? तो चालुक्यों के सामंत थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में आपको 3 राजा मिलते हैं। अगर मैं भारत का मैप बनाकर आपको समझाऊं तो आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। ये जो इलाका है इसमें कौन राज करेंगे? तो इसमें प्रतिहार शासक राज कर रहे थे। प्रतिहार, ये पूरा इलाका में कौन राज कर रहे थे? तो इसमें राष्ट्रकूट शासक राज कर रहे थे। और ये पूर्वी इलाकों में कौन राज कर रहे थे? तो यहाँ पर पाल वंश का शासन था। और ये तीनों किसके लिए लड़ते थे? वर्तमान के बीच में उत्तर प्रदेश में कन्नौज नामक जगह है, उसके लिए लड़ते रहते थे। तो ये आपको पता चल गया ये किसके सामंत थे? राष्ट्रकूट लोग। तो ये सामंत थे आपके चालुक्यों के। चोल काल में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? वेट्टी शब्द की बात कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था उसके लिए वेट्टी शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूपीएससी में भी ये चीज़ पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिए, कहीं पर भी कोई सवाल आ सकता है। ओके। एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को, सबसे पहले तो यही याद रखिए, एलोरा की गुफा के 15 नंबर संख्या भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है, ये तो पहले याद रखना है आपको। ओके। अवतार में दिखाया गया किस काल की कृति है? तो ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा में भगवान विष्णु को जो नरसिंह अवतार आप पढ़ते हैं, बालक की कहानी पढ़ते हैं प्रहलाद की, तो वो जो दिखाया गया है वो राष्ट्रकूट काल की कृति है। कल्हण की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं के इतिहास का पता चलता है? कल्हण ने एक बुक लिखी जिसका नाम है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये भारत में प्रामाणिक रूप से इतिहास लेखन की पहली बुक मानी जाती है और ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। चौथे का आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्रायः त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का क्या कारण था? बताइए क्या कारण था? कन्नौज को लेकर ये लोग लड़ते थे। कन्नौज की क्या खासियत है भाई, क्या है उसमें? कलिंग पर नियंत्रण के लिए, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए बी आंसर हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हिस्ट्री चूँकि मेरा ऑप्शनल है, मैं आपके लिए खेल बना दूंगा हिस्ट्री को, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रतिहारों का शासन इस इलाके में था, अभी मैंने बताया पूरा। ये अरब से होने वाले आक्रमणों को बहुत दिनों तक इन्होंने, लगभग में 300 सालों तक, 600 ईस्वी में अरबों का 600 ईस्वी में इस्लाम का उदय हुआ है। 712 में पहली बार आक्रमण किया है अरबों ने सिंध पर, और मोहम्मद कासिम का नाम आप सुनते हैं। लेकिन 1100 ईस्वी तक वो भारत के अंदर 1000 ईस्वी तक प्रवेश नहीं कर पाए थे। तो तब तक उनको किसने रोक कर रखा? नीचे राष्ट्रकूट उनको रोक कर रखते थे, और पूरा पश्चिम भारत में कौन? तो प्रतिहार शासक रोक कर रखते थे। बहुत शक्तिशाली शासक थे, बहुत शक्तिशाली इनके पास सेना थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार सेना राष्ट्रकूटों के पास थी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारों की सेना में से एक प्रतिहारों के पास थी, और बहुत ही मजबूत सेना थी इनके पास। प्रतिहार शासक खुद को क्या कहते थे? कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं।
हम लक्ष्मण के वंशज हैं, प्रतिहार शासक बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि लक्ष्मण द्वारपाल का काम करते थे, और ये भारत का द्वारपाल का काम कौन करते थे? प्रतिहार शासक करते थे। बहुत डिटेल में मैंने बता दिया, आगे चल लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान महमूद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों और प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ भारत लाया था? महमूद गजनी के साथ कौन से विद्वान भारत आए थे? तो अलबरूनी आया था, जिसने किताबुल हिंद लिखा है। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों और प्रांतों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप में लेखा जोखा लिखने का काम दिया। अरबी भाषा में लिखी गई उनकी किताब कौन सा है? किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। चोल किसके सामंत थे? तो चोल पल्लवों के सामंत थे। पल्लव राजाओं की कहानी में पिछले लेक्चर बता चुका हूँ। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया है? तो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और ये किसकी मंदिर है? तो ये भगवान शिव की मंदिर है, और ये द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख कृतियों में से एक है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो इसका नाम ध्यान में रखेंगे आप लोग। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कावेरी नदी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में तंजौर नामक शहर पर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज ने करवाया था। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। वाकई इसकी फोटो अगर आप देखेंगे सर्च करके तो आप दंग रह जाएंगे। गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना निम्न से किस शासक ने किया था? चोल शासक ने। तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था इसकी स्थापना। गंगईकोंड चोलपुरम, गंगा का देखिए पाल वंश पर इसने अटैक किया, पालों को हराया, गंगा का जल लेकर गया दक्षिण भारत में, और वहाँ पर गंगईकोंड चोलपुरम नामक नगर की स्थापना कर दी। तो कौन था? राजेंद्र प्रथम था। ओके, इनका नाम ध्यान में रखेंगे। राजेंद्र प्रथम ने पूरा श्रीलंका और इंडोनेशिया तक आक्रमण किया था। बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा वे शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। अब आप बताइए कौन सा सही है? उत्तर मेरूर अभिलेख कम से कम 20 बार मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। 10 का आंसर क्या हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी दिया हुआ है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, अगले सवाल पर चलते हम लोग। चोलकालीन निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगर मेरा लेक्चर आप ध्यानपूर्वक देखते हो तो मैंने कितनी ही बार बताया है कि मंदिर सिर्फ नाम मंदिर होते थे, बल्कि मंदिर व्यापारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक केंद्र बन जाते थे। आज भी मंदिर टाउन कहलाते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आप गए तिरुपति गए तो वो क्या है? वो टेम्पल टाउन है। पूरा टेम्पल के कारण ही पूरा टाउन बसा हुआ है। अगर आप कोटा जाएंगे तो क्या है? एजुकेशनल टाउन है। वो पूरा एजुकेशन के कारण वो टाउन बसा हुआ है। तो ये सही है पहला। मंदिरों के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। तो 11 के आंसर क्या हो जाएगा? डी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। चोल काल के कांस्य प्रतिमा का अगर आपसे उदाहरण पूछूं मैं तो आप किस प्रतिमा का नाम लेंगे? नटराज की प्रतिमा का नाम लेंगे। नटराज की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। मेरे पास फोटो है, मैं दिखा दूंगा किसी दिन। वो सबसे उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है किसका? चोल काल के जो कला है उसका। और आपको पता है सर्न, ये एक लैब है, नाम सुना होगा, दुनिया के सबसे बड़े लैब में से एक है। ये स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के सीमा पर है शायद। वहाँ पर बहुत ही बड़ा कोलिजन के लिए एक बहुत ही अंडरग्राउंड टनल बनाया गया था। याद कीजिए एक समय था जब बोल रहे थे पृथ्वी खत्म हो जाएगी, आज ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वही लैब। इस लैब के बाहर नटराज की प्रतिमा लगाया गया है। पता है क्यों? क्योंकि बोला जाता है कि नटराज जिस मुद्रा में डांस करते हैं कुछ कुछ एटम भी उसी मुद्रा में होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो आप सर्च करेंगे तो सर्न के बाहर नटराज की प्रतिमा आपको दिख जाएगी। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि चोल काल के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। चोल काल में किसानों की वस्तुओं को उड़ कहा जाता था, जो कि सिंचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों का दोनों कथन सही दिया हुआ है। नाडू, तमिलनाडु, तमिलों का रहने का समूह या गांव या जगह कह सकते हैं तमिलनाडु। ये नाडू का मतलब मैंने याद रहेगा आज से, आज तो नहीं भूलेंगे अब। और क्या किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उड़ क्या कहा जाता था? उड़ कहा जाता था। ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। और अगले सवाल पर चलते हैं। भूमि के प्रकार और विशेषता, जैसे आपने मध्यकाल में पढ़ा होगा कि भाई भूमि अलग अलग तरीके के होते थे, उसी प्रकार से संगम का और दक्षिण भारत का चोल का भी अलग अलग भूमि होती थी। उनके बारे में आपको ये बताना कि उसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, ये देख लीजिए यहाँ पर। वेल्लन वागई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव
ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, पलिंचंदम मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, तिरुनमट्टुकुनी जैसे संस्थाओं को जैन स्थानों को दी गई दान में भूमि। अब आपको ये बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें पहला सही दिया हुआ है, दूसरा भी सही दिया हुआ है, तीसरा भी सही है, चौथा और पांचवा गलत दिया हुआ है। बाकी हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर में क्या दिया है, डी दिया है। 4 और 5 सुमिलित नहीं है, क्योंकि पलिंचंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते थे, तथा देवदान तिरुनमुनकुंडली मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती थी। यानी कि यहाँ पर अदला बदली कर दिया गया है। अगर आप इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे तो आपका मैच हो जाएगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा कभी कभार कठिन सवाल अगर उसको बनाने होंगे तो वो आपसे पूछ लेगा। अगला क्या है, निम्न में से किस राजवंश ने धनी भूस्वामियों को मुवेंदवेलन और अरैयर जैसी उपाधियां प्रदान की थी? तो ये राजवंश था चोल। चोलों के बारे में सारा है अभी तो। दिल्ली के सुल्तान, इसके बाद मुगल काल से जुड़े हुए सवाल भी हम लोग करेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुर्की के शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। अब इनको मैच कीजिए, बहुत ही आसान है, या तो आपको पता होगा, रट्टा मार लिया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले तुर्की शासक आएंगे, उसके बाद से कौन आएगा, खिलजी वंश आता है, फिर तुगलक वंश, सबसे अंत में सैयद वंश आता है। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। तुर्की वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरीसन आज भी न्यूज़ में चर्चा में रहता है। पाकिस्तान में गैरीसन का यूज होता रहता है। गैरीसन वो जगह होता था जहाँ सैन्य टुकड़ियाँ रहती थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर को क्या कहा जाता था? गैरीसन शहर कहता था, गैरीसन। ओके, एक तरह का आज का कंटोनमेंट मान सकते हैं, लेकिन कंटोनमेंट में तो अलग अलग लोग भी रहते हैं, सिविलियन भी रहते हैं। गैरीसन की खासियत होती थी वहाँ पर सेनाएं मुख्य रूप से रहती थी। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र, मदुरई एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भाग के राज्यों तक को विजित किया था? वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा। उसके दक्षिण का अभियान को किसने लीड किया था? तो मलिक कफूर नामक एक हिजरे ने लीड किया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हो, मलिक कफूर के नेतृत्व में किया गया था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? जो जिस दिशा मक्का है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? अगर आपको ये पता हो बता सकते हैं। इसको कहा जाता है किबला। ओके, मस्जिद के खंभों वाली कक्ष को लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को मस्सूरा कहते हैं। मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। जिस प्रकार से बौद्ध स्तूप के बारे में अलग अलग हिस्से को आप याद रखते हैं, मस्जिद के भी अलग अलग हिस्सों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कला संस्कृति में पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगां शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? कि गुलामों को ये नाम दिया जाता था, बंदगां। मेरे से मेरा नाम लोग पूछते रहते हैं, मेरा नाम अविनाश है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बी है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बताना है, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे, नहीं इक्तादार कहलाते थे। जो इक्ता को संभालेंगे वो क्या कहलाएंगे? इक्तादार कहलाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को इक्ता नहीं पता होगा, लेकिन आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। जैसे मान लीजिए केंद्र है, अभी भारत है नाम, अलग अलग राज्य है, बिहार नाम है सबसे पहले अपना राज्य, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसका चलते दक्षिण भारत तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट चलते हैं नागालैंड, मणिपुर, ऊपर चलते हैं तो आपका जम्मू कश्मीर। ये सब क्या है? ये राज्य हैं। उस समय इतना बड़ा देश तो था नहीं, छोटा सा प्रांत था और शासन करने वाले छोटे छोटे होते थे। तो एक तरह से हमने क्या बोला कि ये एक इक्ता है, ये दूसरा इक्ता है, ये तीसरा इक्ता है, चौथा इक्ता है, पांचवा इक्ता है, छठा इक्ता है। एक इक्ता के शासक को क्या कह दिया हमने? इक्तादार कह दिया। राज्य जैसा नहीं होता था, इतना बड़ा स्टेट जैसा नहीं होता, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया याद करने का। इक्तादार आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विभिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। इन इलाकों को संभालने वाला सूबेदार अधिकारी इक्तेदार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति शब्द भी ध्यान में रखेंगे। इनका फर्ज था कि वे अपने इलाकों में सैन्य अभियान का नेतृत्व करें एवं कानून बनाए व्यवस्था को बनाकर रखें। मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं और दोनों स्पष्टीकरण भी दे रहा है। बी स्टेटमेंट ए का, मुक्ति लोगों को इसीलिए थोड़े थोड़े दिनों के लिए इक्ता दिया जाता था ताकि ऐसा ना हो कि वो कब्जा लें और
पता चला कल को विद्रोह कर दिया, इसीलिए उनको थोड़े थोड़े दिनों के लिए इकता दिया जाता था। यही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर। अगला क्या, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। पिछली बार भी बीपीएससी ने पूछा खुद मुकद्दम चौधरी के बारे में, अगली बार कर वगैरह के बारे में पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक कीजिएगा। खराज कहा जाता था, सी आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। खराज कृषि पर लगने वाला कर होता था जो कि उत्पादन का 50% होता था। खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिक और राजकोष के बीच बांटा जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर, केवल संपन्न वर्ग से संपन्न मुस्लिम वर्ग जो कर देता था उसको क्या कहा जाता है? जकात कहा जाता है। आज भी कई सारे लोग मुस्लिम जकात बांटने जाते हैं उनका पर्व त्यौहार के समय में। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए की जगह उसने टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के बने हुए थे। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। एमबीटी अपने महत्वपूर्ण योजनाएं और परिवर्तनकारी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी योजना को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट किया भी तो बिल्कुल खामी हो गई, उसमें बर्बाद करके रख दिया उसने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिया हुआ है। सांकेतिक मुद्रा चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, फिर इसको बंद कर दिया गया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नए गैरिसन शहर का बनाया था। वह किस जगह पर स्थित है? तो ये दिल्ली में ही स्थित है। सिरी का किला सुना होगा आपने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस के द्वारा लागू किया गया था? बाजार नियंत्रण की नीति थी, ये किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्यों लागू किया था भाई? उसको सैनिक रखना था नगद वेतन पर। सैनिकों को नगद वेतन कम देता था, तो इसलिए बाजार को सस्ता कर दिया ताकि वो कम वेतन में भी सब कुछ सामान खरीद सकें। आज भी क्या ये लागू है? बिल्कुल लागू है। आज आपको पता नहीं होगा, लेकिन कैंटीन से जो सैनिकों को सामान दिया जाता है सस्ता दाम पर, वो क्या है भाई? वो भी एक तरह से बाजार नियंत्रण की ही व्यवस्था है, लेकिन वो मुख्य रूप से किन के लिए है? जो आर्म फोर्सेज में है, केवल उन्हीं के लिए है। उनको भी आज भी सस्ता सामान क्यों मुहैया करवाया जाता? ताकि उनको कम वेतन में भी सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए, उनको सुविधा मिल जाए, कम वेतन में भी सेना का सारा खर्च निकाला जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन ने सैनिकों की इकता की जगह नगद वेतन देना तय किया। बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। इकता का मतलब क्या है? उनको ज़मीन दे दिया जाता था, एक इलाका दे दिया जाता था, बोलता था कि ये तुम ले लो, अब तुम जीवन भर सेना में काम करो। अलाउद्दीन खिलजी ने ये बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि ज़मीन और इलाके लेकर वो सुस्त हो जाते थे। उनको लगता था अब तो ये मेरा ही है, अब काम करने की क्या ज़रूरत, खाओ पियो मौज से सो जाओ। सेना को ऐसा नहीं होना होता, इसलिए सेना को बिजी रखने के लिए उसने इन चीज़ों को बंद करवा दिया। नगद वेतन देना शुरू कर दिया, बाजार प्रणाली लागू करके सामानों को सस्ता कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी। देखिए स्टेटमेंट, अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा तो इस स्टेटमेंट को आप मुझे हल कर बता दीजिए। इसलिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी होता है हिस्ट्री में। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होता है कि हिस्ट्री रटने की चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सैनिक अपनी आवश्यकताओं की वस्तु दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे। यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतों को बढ़ा देंगे। इसका आंसर क्या होगा? दोनों का दोनों सही है। स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो काकतीय वंश की शासिका थी रुद्रमा देवी। आपको पता होना चाहिए, रुद्रमा देवी मूवी भी देखा होगा आप सब में से। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो कश्मीर की शासिका थी रानी दिद्दा। अगला सवाल पर चलते हैं। मुगलों के संदर्भ में बताना है। मुगल वंश पे हम लोग आ गए। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। किसका किसका भाई? एक तो हो गया आपका कौन सा? तैमूर लंग। और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया आपका चंगेज खां। इन दोनों का मिला दो। चंगेज़ खां मुस्लिम नहीं था, पहली बात, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। चंगेज़ खां मंगोल लोग मुस्लिम धर्म का पालन नहीं करते, इस्लाम धर्म का पालन नहीं करते थे। इन दोनों को मिला दो। इन दोनों का खून किस में था? मुगलों में। ओके, क्या है? मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। मुगल माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज़ खां के वंशज तथा पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक के वंशज थे। पूछा है क्या असत्य कौन सा है इसमें से? असत्य दोनों में से कोई सा भी नहीं है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। मुगल 2 महान शासकों के वंशज थे। माता की ओर से चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां के वंश थे। पिता की ओर से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज से संबंधित थे। निम्न से कौन सा कथन असत्य है? मुगल अपने को मंगोल कहलाना पसंद करते थे। मुगलों ने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र
बनवाया, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि असत्य ढूंढना है, पहला ही केवल असत्य है। मुगलों ने कभी भी खुद को मंगोलों से नहीं जोड़ा, पता है क्यों? क्योंकि मंगोल बड़े आक्रांता होते थे, मार काट के रख देते, पूरे पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था उन्होंने। इसलिए मुगलों ने कभी भी मंगोल से खुद को नहीं जोड़ा था। तो पहला स्टेटमेंट असत्य है, बाकी दोनों के दोनों सत्य दिया हुआ है, दोनों सत्य दिया हुआ है। ओके। तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुए पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कौन कौन से क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था? तो दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर बाबर ने अपना कब्जा जमा लिया था। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और फिर बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? जहीरुद्दीन बाबर ने। खानवा का युद्ध 1526, बाबर इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के बीच। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासकों के बीच। सही सुमेलित है ये बताइए। खानवा का युद्ध पहला काट दीजिए, पहला काट दिया भाई। बाबर और राणा सांगा भी गलत, तो दूसरा भी काट दिया। 3 और 4 आंसर निकल कर आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है। क्या दिया हुआ है? 1526 से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा राजपूत राजाओं को, उनके समर्थकों को हरा दिया था इसने। ओके। अकबर के सैन्य अभियान के क्रम में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1567 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया। कश्मीर को भी अपने साम्राज्य मिला लिया। अकबर ने अपने सैन्य अभियान के द्वारा पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। बताइए कौन सा सही है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए। ये मेरा ऑटोग्राफ रहा। अगला है सवाल क्या? राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ जोधाबाई थी। राजकुमार सलीम जहांगीर की माँ कौन थी? जोधाबाई। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर ने अपने शासनकाल में कभी भी दक्कन का अभियान नहीं किया था। सत्य कथन आपको बताना है, सत्य बात केवल बताना है। 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा गलत दिया हुआ है। क्या है? अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। अकबर ने आमेर के राजा बिहारी मल भारमल की ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जिसको जोधाबाई माना जाता है, से विवाह किया। इसी राजपूत राजकुमारी से शाहजादे सलीम का जन्म हुआ था। यानी कि सलीम माता की तरफ से हिंदू था और पिता की तरफ से मुस्लिम था। शाहजादे सलीम जहांगीर के विद्रोह के कारण अकबर के अंतिम वर्षों के दौरान उसकी सत्ता लड़खड़ाई। अकबर के काल में दक्कन अभियान की शुरुआत हुई। उसने बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को अपने राज्य मिला लिया। अतः कथन 3 गलत दिया हुआ है। बरार, अहमदनगर और खानदेश का इलाका जो है उसको अपने राज्य मिलाया था। खुर्रम किसका बेटा था? तो खुर्रम जहांगीर का बेटा था। खुर्रम को ही क्या बोला जाता है? शाहजहां, इसी का नाम है भाई। राजकुमार खुर्रम जहांगीर का बेटा था, जो बाद में शाहजहां कहलाया। अब पता चल गया। शाहजहां को अंतिम दिनों में किस जगह कैद किया गया था? तो उसको आगरा किला में कैद कर दिया गया था। आगरा किला से आपको ताजमहल साफ साफ दिखता है, दोनों यमुना जी के तट पर ही है। एक है आगरा किला यहाँ पर, ताजमहल यहाँ पर है, तो आगरा किला यहाँ पर है। इसमें उसको कैद किया था। इसके छोटे छेद से ताजमहल को देखता रहता था वो, और देखते देखते ही एक दिन टन हो गया। अगला सवाल क्या है? औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग भी मिला था? कौन सा पुत्र था उसका? तो उसका नाम था अकबर। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसमें उसको मराठों और दक्कन दोनों सल्तनत से सैन्य सहायता मिली। यह सबसे बड़ा कारण था, जिसके बाद औरंगजेब को राजपूतों के विरुद्ध स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। दक्षिण के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा है। बीजापुर और गोलकुंडा। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। औरंगजेब की सेना के विरुद्ध किसने छापामार पद्धति शुरू की थी? ये शुरू की थी मराठा शासक शिवाजी महाराज ने। ओके, इसका आंसर क्या हो? छापामार का मतलब क्या होता है? गुरिल्ला पद्धति जिसको बोलते हैं। मुगल सेना जा रही है, आओ अटैक करो, इन पर मारो बहुत सारों को और फिर से भाग जाओ, है ना। इसको क्या कहा जाता है? गुरिल्ला पद्धति युद्ध की। मतलब अपना नुकसान नहीं करना है, बस सैनिकों का नुकसान करना है। मुगल सेना सोई हुई है, रात में आग लगा दो टेंट में। मुगल सेना जिस पानी स्रोत का यूज़ करी उसमें सारे घोड़े को बांध कर उनके सारे जो वेस्ट होते उसको बहा दो। तो ये सब काम करते थे, छापामार पद्धति चलाई थी। बहुत परेशान किया औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठों ने दक्षिण भारत में। मुगल उत्तराधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे। ज्येष्ठाधिकार, ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता। मुगल क्या इसमें वाकई विश्वास करेंगे? कभी आपने देखा कि ज्येष्ठ पुत्र को सत्ता दिया गया? ये तो अपने हिंदुइज्म में चलता था, राजपूतों में चलता था। तो ये पहला तो गलत ही हो जाएगा भाई।
और दूसरा क्या है, उत्तराधिकार में सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, तो बी आंसर हो जाएगा। यानी कि जो योग्य होगा और या तो राज्य को बांट देंगे या तो जो योग्य होगा उसको मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि विपरीत थे, वे सहदायद की मुगल और तैमूरी वंश की प्रथा को अपनाते थे जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुतों में कर दिया जाता था। यानी कि एक राज्य है उसको 4 भागों में बांटकर चारों में बांट दिया कि भाई सब अपना अपना हिस्सा ले जाओ, ये कर दिया जाता था। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदारों की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर की जाती थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही दिया हुआ है यहाँ पर। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ, इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, सी हो जाएगा। क्या है इसमें? मुगल सेना में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई सरकारी पद या हैसियत मिलती थी। इनकी नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर नहीं होती थी। मनसब प्रदान करना सम्राट का विशेष अधिकार था, वह किसी को भी मनसब दे सकता था। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के समय में की गई थी और ये सेना को दशमलव प्रणाली पर बांटना था। मतलब क्या होता है देखेंगे आप, अगर ध्यान से देखेंगे, 10 लोगों का 9 सैनिक होंगे और 10वां कौन होगा? उनका कमांडर होगा। सबसे छोटी इकाई थी ये सेना की। ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा और बहुत सारे सवाल भी मैं सॉल्व कर दूंगा। ये अकबर ने कहाँ से सीखा था? तो ये मंगोल सेना की पद्धति थी। मंगोल सेना की पद्धति का क्या नाम था? दशमलव प्रणाली नाम था उस सेना की पद्धति का। 10 सैनिकों की एक टुकड़ी और एक कमांडर, सबसे छोटा पद होता था। बड़ा होते होते 10,000 तक के मनसब दिए जाते थे अकबर के काल में। और मनसबदारी प्रथा वंशानुगत नहीं थी शुरुआत में, बाद में जाकर ये वंशानुगत और अलग अलग चीज़ों में बट गई, वो अलग है, लेकिन मनसबदारी प्रथा यही होता था। प्रशासन में काम करने वाला चाहे सिविलियन पद पर हो, चाहे सैन्य पद पर हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो किसी भी विभाग में काम करता था, सभी पर आदमी को मनसब का डिग्री दिया जाता था। उसके अंदर कुछ सेना रखे जाते थे और सबको युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि मनसबदारी प्रथा क्या होता था। सैन्य उत्तरदायित्व तय किया जाता था। सवार पद की संख्या जितनी अधिक होती थी, प्रतिष्ठा और वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात पद के द्वारा मनसबदार के रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। सवार और जात, जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है, आपको मैंने बोला कि इस आदमी की पदवी का नाम है, जैसे आज बोला जाता है लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, कैप्टन, ये अलग अलग पद होते हैं, है ना। उसी हिसाब से होता था। मैंने बोला कि ए नाम का व्यक्ति है, इसके सवार होगी 1000 और इसका जात होगा 500। ये रैंक का नाम होता था, ठीक ना। जात पद के द्वारा मनसबदार के रखे जाने वाले घोड़ों एवं घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। अब पढ़ लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है। सत्य पूछा है, केवल और केवल पहला सही है, बाकी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। क्या है? केवल पहला कथन सही है। मनसबदारी मुगलों के द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। इन दोनों में क्या गलत दिया हुआ है? सवार का मतलब क्या होता था? आपको जैसे मैंने क्या बोला, ए नाम का व्यक्ति है, इसका पदवी का नाम है सवार। इसके पास सवार का मतलब कितने लोग उसके पास है, कितने घोड़े उसके पास है। सवार इसके पास 10 है और इसका जात है 100, तो उसके द्वारा 100 वेतन हो गया। उस वेतन में उसको 10 घुड़सवारों को रखना है। जैसे आपका नाम मिस्टर ए है, मिस्टर ए को 10 घुड़सवार रखना है 100 रुपये के भीतर में। यही थी मनसबदारी व्यवस्था। यकीन मानिए इतनी आसानी से मनसबदारी व्यवस्था कोई नहीं समझा सकता जब तक उनको खुद की समझ ना बनी हो। मनसबदारी व्यवस्था कठिन होता है समझाना। यही था। सवार का मतलब क्या होता था? उनके द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या तय होती थी। और जात का मतलब क्या होता था? कि प्रतिष्ठा और वेतन उनका तय होता था। यही था मनसबदारी व्यवस्था। इस टॉपिक में मैं इसलिए रुका क्योंकि पिछली बार भी यूपीएससी ने 2021 और 22 में भी इस टॉपिक से सवाल पूछे हैं। क्या है अगला? देखिए 2 और 3 असत्य है। अब मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में बताना है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहते हैं। मनसबदार इक़्तिदारों की तरह ही अपनी जागीर पर आश्रित रहते थे, उन पर प्रशासन करते थे। तो केवल पहला सही होगा, दूसरा गलत दिया हुआ है। क्या है? पहला कथन सत्य है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिसे जागीर कहते हैं।
कथन दो असत्य है। मनसबदार इक़्तिदारों की तरह अपनी जागीरों पर आश्रित नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर और उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अगला क्या है, अकबर ने अपने शासनकाल में जागीरों की बड़ी सावधानीपूर्वक आकलन किया था। अकबर ने, ताकि इन जागीरों का राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर ही रहे। लेकिन बाद में आते आते, औरंगजेब के समय तक आते आते, मनसबदारों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि ज़मीनें छोटी पड़ गई, जबरन वसूली शुरू हो गया, शोषण शुरू हो गया लोकल लोगों का। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला सवाल है, औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। औरंगजेब के शासनकाल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में कमी हुई तथा मिलने वाले राजस्व में भी गिरावट आई। 17 का आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको कुछ समझाया। देखिए, ए सत्य है और आर असत्य है। क्यों है असत्य आर? औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था, जिसका कारण मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि थी। अभी मैंने समझाया, अगले सवाल में वो चीज़ आ गया। इस कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले लंबा इंतजार करना पड़ता था और जागीरों की संख्या में कमी हो गई। ज़मीन का उत्पादन नहीं कम हुआ, इतनी ज़्यादा जागीर हो गई कि उनको बांट के छोटा छोटा कर दिया गया। जागीर कम पड़ने लग गए, मनसबदारों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत दिया हुआ है। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में जमींदार का मतलब होता था किसी ग्राम के मुखिया के लिए राजस्व एकत्रित करता था, किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदार के लिए जो राजस्व संग्रह करता था। ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता है? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था की ओर जब्त शब्द को इंगित करता है। 19 का आंसर ए हो जाएगा। 20 क्या है, अकबर के शासनकाल के इतिहास संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तबकाते अकबरी, अकबरनामा, तारीख़ अल्फी, मज्म उल बहरीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अकबरनामा में हमें अकबर के काल के चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अबुल फजल ने अकबर के शासन का इतिहास 3 जिल्दों में लिखा है। इसका शीर्षक क्या है? अकबरनामा। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। फारसी जिल्द में अकबर का पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व के बारे में ये सब जानकारी हमें मिलती है। 3 पार्ट में बुक लिखा है अबुल फजल ने। प्रांतों के शासक, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, धार्मिक और धर्मांध किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, सेना नायक। अब इसको मैच करना है आपको, सही से इसको मैच कीजिए, आसान है, ये हो जाएगा। प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाएंगे? सूबेदार कहलाते थे। ए का 3 हो जाएगा। प्रांतों के वित्तीय अधिकारी क्या कहलाते थे? ये दीवान कहलाते थे। दीवान। वित्तीय अधिकारी, आर्थिक वाला पूछा है, इकोनॉमिक। धार्मिक और धर्मांध किए जाने वाले कार्यों के मंत्री कौन कहलाते थे? तो सी का आंसर क्या हो जाएगा? ये सदर कहलाते थे। सेना नायक कौन कहलाता था? तो ये फौजदार सेना नायक को कहते हैं। तो ये चीज़ पूरा क्लियर हो गया, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। तो बी आंसर इसका हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके। अकबर ने इबादत खाने में विभिन्न धार्मिक गुरुओं के साथ धर्म के मसलों पर चर्चा शुरू की। इबादत खाने में चर्चाओं के दौरान अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये अकबर ने शुरू किया था, बाद में बंद करना पड़ गया क्योंकि वहाँ पर मार पिटाई तक होने लग गई थी, आपस में धर्मगुरु लड़ने लग गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसने शुरू तो किया था बहुत अच्छे चीज़ के लिए, लेकिन बाद में बंद करना पड़ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अलग अलग धर्म गुरु का मतलब क्या है? यहाँ पर हिंदुई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इस्लाम धर्म, फारसी धर्म, इन सब जो अलग अलग धर्म हैं, इन सभी धर्मों के लोग यहाँ पर बैठकर चर्चा करते थे। तो ये कोई धर्मनिरपेक्ष शासक ही कर सकता है। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी, कहाँ पर है? आगरा के समीप एक जगह है, उसने रोमन कैथोलिक के पादरी, जरथुष्ट धर्म के अनुयायी, उलेमा, ब्राह्मणों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चा इबादत खाने में हुई। इन्हीं विचार विमर्श में अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएँ प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती हैं। यही अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सुलह कुल क्या था? अकबर के द्वारा एक तरह से शुरू किया एक नया धर्म था, जिसमें क्या था, जो इस्लाम से अलग था और हिंदुइज्म के करीब था। इस्लाम और हिंदुइज्म को मिक्सचर बना के उसने सुलह कुल की नीति को शुरू किया था। सोचिए अगर आज ये भारत में प्रचलित रहता तो बहुत सारे सांप्रदायिक चीज़ों का समाधान हो जाता। अकबर के सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो अबुल फजल ने किया था। ओके। शेरशाह
ने निम्न में से किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? चौसा, बिलग्राम, कन्नौज का युद्ध, देहरिया का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसको पढ़ते हैं ढंग से कि 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया। शेर खां इस युद्ध के बाद अपने सुल्तान घोषित किया। शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने शीघ्र ही बंगाल पर अधिकार कर लिया। पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध 1540 में हुमायूं शेरशाह के द्वारा निर्णायक तौर पर पराजित हुआ। दिल्ली पर शेरशाह का नियंत्रण स्थापित हुआ। द्वितीय अफगानी साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ऊपर एक और फैक्ट था जो मैं पढ़ देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबुल फजल ने सुलह कुल के विचार पर आधारित शासन देशी बनाने अकबर की मदद की थी। शासन के इसी सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी आगे कैरी किया था। तो ये आपको याद रहेगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। शेरशाह सूरी के बारे में अगला सवाल है। शेरशाह सूरी ने प्रशासन अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। कौन कौन सा? दाग और हुलिया वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ों को अपनाया था। मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था से कुछ तत्वों को अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही दिए हुए हैं, सी आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही होगा, सी आंसर हो जाएगा उसका। शासक और इमारतों पर हम लोग पहुंच गए। अब कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों के द्वारा करवाया गया था? वीडियो लंबा जरूर होगा क्योंकि मुझे कंप्लीट करवाना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खत्म किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। कुतुब मीनार के फोटो देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किस निर्माण में प्रयुक्त होता है? वीवीआई सवाल है ये, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। मस्जिद, मकबरा और मंदिर तीनों के लिए प्रयोग होता है। क्या होता है इसका मतलब? 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों और अधिक कमरों, दरवाजों और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के पार पार एक अनुप्रस्थ सह तीर रखकर बनाए जाते थे। ऐसे किया, इस पर किया और इस पर बना दिया, इसी को कहा जाता है। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सीढ़ीदार कुओं से जुड़े निर्माण में इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ओके, बस आप नाम भी याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर, मस्जिद, भवन का निर्माण सरलता और तेज़ी से होने लगा। क्योंकि इस समय में क्या आया था? जोड़ने के लिए गारे का उपयोग होने लग गया था। चूना वगैरह का प्रमुखता से उपयोग होने लग गया था। 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी जिनमें पत्थर के टुकड़े मिलाने से कंक्रीट बनता था। मैंने समझाया, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, ए आंसर हो जाएगा इसका। किस शासक ने देहली कोहना यानी कि वर्तमान दिल्ली के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। आज भी है ये हौज खास का इलाका, बहुत ही खूबसूरत जगह है शाम में बैठने के लिए। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। यहीं पर फिरोज शाह तुगलक वगैरह का आपको मकबरा वही मिल जाएगा। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया? ये बनाया था शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये शाहजहां ने किया था। ये तो आसान सवाल है। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत 4 बाग शैली क्या है? 4 ऐसे ऐसे बांट दो, बिल्कुल समकोण पर बनाती रेखाओं में बांट बांट कर बनाया जाता है। इसी को क्या कहा है? 4 बाग शैली कहा गया। 4 बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय शुरू हुई। 4 समान हिस्सों बटे होने के कारण बागों को 4 बाग कहा गया। कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार 4 बाग का एक सुंदर उदाहरण है। पहला स्टेटमेंट हुमायूं के समय में शुरू हुई। क्या 4 बाग आपको पता है ये हुमायूं के समय में शुरू हुई? सी हो जाएगा केवल। असत्य पूछा है तो पहला गलत है। कब शुरू हुई थी ये? क्योंकि 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई है, ना कि हुमायूं के समय। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। अगला क्या है? शाहजहां के शासनकाल में चिन्हित सुतुन अथवा 40 खंभों का सभा महल किसे कहा गया है? तो ये कहा गया दीवाने आम और दीवाने खास को कहा गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे होता था। बाग के बिल्कुल किनारे ताजमहल, ठीक बाग के किनारे नदी यमुना नदी है और उसके दूसरी तरफ मेहताब बाग भी है। तो वहीं पर इसी तरह की शैली को किसने अपनाया? शाहजहां ने अपनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाए जाते थे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इसी तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था।
मुगलों द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली है? तो ये बंगाल की शैली है बांग्ला गुंबद। कहाँ की शैली है? तो ये बंगाल की शैली है। छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपना वास्तुकला का हिस्सा बनाया। ऐसे छत बनाए जाते थे बंगाल में, ऐसे, जिससे क्या होता था, बारिश खूब होती थी तो पानी बह के भाग जाता था। तो 44 मिनट का वीडियो हो गया है, लगभग मैंने सारे सवाल कंप्लीट करवा दिए हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।